गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स। और वेक्टर्स के मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक कैटेगरीज बना दी हैं कि आपको कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एडिशन, प्रोडक्ट, स्केलर, वेक्टर प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं आज के। अब देखो, वेक्टर असल में होता क्या है। अगर मैं उसके इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो बेसिकली एनी क्वांटिटी, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, दैट रिक्वायर्स सेंस ऑफ डायरेक्शन टू बी कंप्लीटली अंडरस्टूड। ठीक है, आप किसी चीज़ को, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप समझा ही नहीं सकते जब तक आप उनका डायरेक्शन रिप्रेजेंट ना करो या किसी भी तरीके से उनके डायरेक्शन का आइडिया ना दो। जैसे आप अगर फोर्स लगा रहे हो किसी चीज़ को, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, आपका ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो देखो, सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे फोर्स इसीलिए लिखा है बिकॉज फोर्स से बाकी चीज़ों को हम लोग समझें अगर तो ज़्यादा इजी हो जाता है। फोर्स क्या करता है, ये एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करता है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन इज एनी चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, एनी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एनी चेंज इन पोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों को वेक्टर्स बोलेंगे। इसके अलावा मास इनटू वेलोसिटी कर देते हैं तो आपको मोमेंटम मिल जाता है। चेंज इन मोमेंटम को आप इम्पल्स बोलते हो, दोनों डायरेक्शन के साथ आएंगे। एंगल की टर्म्स में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क हो गया, ये सारी चीज़ें भी वेक्टर्स हैं। बस एंगल के टर्म्स में आप उनको रोटेशन से रिप्रेजेंट करते हो, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया। एरिया भी अगर मैं किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर जो है उसको मैं एरिया वेक्टर बोलता हूँ, है ना। आगे चल के आप जब फ्लक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया भी वेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको आराम से समझ पाओगे। ठीक है, अब जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ज़मीन पे आप जो कुछ देखते हो, ये 4 डायरेक्शंस में है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना। इन्हीं 4 डायरेक्शंस को हमने आई कैप, जे कैप, पॉजिटिव आई मतलब ईस्ट, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया। पॉजिटिव जे मतलब प्लस वाई एक्सिस, और पॉजिटिव जेड मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स का जो डायरेक्शन होता है उसको हम पॉजिटिव के, और डाउनवर्ड्स का जो डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव के बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने 3 डायमेंशंस को तोड़ दिया। अगर आप क्वाड्रेंट्स की बात करो तो यहाँ पे आपने 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट्स में तोड़ा। ठीक है, बट अगर आप ऑक्टेंट्स की बात करो, ऑक्टेंट्स मतलब आप देखिए प्लस आई प्लस जे और प्लस के से मिल के जो क्यूबिकल एरिया बनता है, ये पूरा क्यूबिकल एरिया एक ऑक्टेंट है और ये पूरा पॉजिटिव साइड है। ऐसे 4 ऑक्टेंट्स हैं पॉजिटिव, यहाँ पे देखो 4 ऑक्टेंट्स हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस में या प्लस के में, और 4 ऑक्टेंट्स हैं नेगेटिव जेड एक्सिस यानी कि माइनस के में। तो टोटल हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स हो जाते हैं, और इन 8 ऑक्टेंट्स में पूरा 3D स्पेस हम लोग तोड़ सकते हैं, है ना। चलो, अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्या ये एक वेक्टर है? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पास डायरेक्शन होता है, पर ये वेक्टर नहीं होती, ये स्केलर होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डजंट फॉलो वेक्टर लॉज। ठीक है, सेम रीज़न है, सरफेस टेंशन भी वेक्टर नहीं है क्योंकि ये भी वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम देखने वाले हैं, आपको ये डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए कि वेक्टर लॉज यानी कि एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि करंट कुछ यहाँ पे चल रहा है और फिर करंट मुड़ के यहाँ पे जाने लग गया एक ही वायर के थ्रू, तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सारा करंट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट इन दिस डायरेक्शन? नो, आपके इस डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड आप निकालते हो पाइथागोरस थ्योरम से वो भी नहीं आएगा, तो ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कोई भी ए और उसके ऊपर एक वेक्टर। बेसिकली हमको ये क्या बताता है कि एक मैग्नीट्यूड है इसका कुछ, और दूसरा उसका डायरेक्शन है। ठीक है, ये कैप जो है रिप्रेजेंट करती है किसी भी यूनिट वेक्टर को। मैं इसके आगे आपको बता देता हूँ इसके बारे में। चलिए, अब कैटेगरीज जो है, इन कैटेगरीज से हम वेक्टर्स को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पहली चीज़ मैंने बोली फिक्स्ड एंड फ्री वेक्टर्स। कुछ वेक्टर्स हैं जिनको आप बोलते हो कि स्पेस में फिक्स्ड पोजीशन पे ही रखने पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर कोई मैं रिजिड बॉडी बनाता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक मेटल की रॉड बनाई और मैंने कहा कि ये मेटल रॉड यहाँ से हिंज्ड है, ठीक है,
और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि इस मेटल की रॉड पे आपने यहाँ से एक फोर्स लगाया F1 और यहाँ से एक फोर्स लगाया F2। तो अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों वेक्टर्स फिक्स्ड हो गए। इन वेक्टर्स को आप स्लाइड नहीं कर सकते इधर उधर, वरना आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? वो वेक्टर्स जिनकी लोकेशन फिक्स होनी ज़रूरी नहीं है, तो आप उनको स्लाइड कर सकते हो। ठीक है। इक्वल, अनइक्वल, अगर कोई दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन और सेम साइज के हैं तो इक्वल हैं, अगर इनका डायरेक्शन अलग अलग है या साइज अलग अलग है तो अनइक्वल है। ठीक है। नेगेटिव क्या हो जाएगा? जो वेक्टर राइट हैंड साइड जा रहा है, अगर आप सेम लेंथ का वेक्टर, ये राइट हैंड साइड और सेम लेंथ का वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड बनाते हो, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है। लाइक और अनलाइक क्या करते हैं? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जिनका डायरेक्शन सेम है उनको आप लाइक बोलते हो या पैरेलल बोलते हो। जिनका डायरेक्शन अलग अलग है उनको आप अनलाइक बोलते हो। जिनका डायरेक्शन अपोजिट है उनको आप एंटी पैरेलल बोलते हो। ठीक है। तो अगर ये दो वेक्टर्स की मैं बात करता हूँ तो दे आर अनलाइक, बट अगर ये दो वेक्टर्स की मैं बात करता हूँ तो दे आर एंटी पैरेलल। अगर एक नेगेटिव वेक्टर की बात करूँ तो इसका नेगेटिव वेक्टर इसके एंटी पैरेलल ही होगा। ठीक है ना। चलो, को इनिशियल, वो वेक्टर्स जो किसी एक ही पॉइंट से चालू हो रहे हैं उन सबको हम को इनिशियल बोलेंगे। इनको कॉन्करेंट भी बोला जाता है। कोलिनियर, जो वेक्टर्स सेम लाइन पे चल रहे हैं, इट कुड बी अपोजिट डायरेक्शंस बट इनकी एक बेसिक लाइन सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों को हम लोग कोलिनियर बोल देते हैं, दोनों या जितने भी हैं। कोप्लेनर, सारे वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में बैठे हैं जैसा मैंने यहाँ बनाया, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सब कोप्लेनर है। इट कुड बी एक्स वाई प्लेन, इट कुड बी वाई जेड प्लेन, इट कुड बी एक्स जेड प्लेन, है ना। बट अगर कोई एक वेक्टर है जो एक प्लेन में है और दूसरा वेक्टर उस प्लेन से बाहर जा रहा है दूसरे प्लेन की तरफ, तो आपका ये, इनफैक्ट यहाँ पे मैं इसको लिख ही देता हूँ कि एक छोटा सा कंफ्यूजन ना हो जाए। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। देखो, कोई भी दो वेक्टर्स हैं किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, लेट्स से मैं ये पेन ले लूँ, तो ये दोनों वेक्टर्स मिलके एक प्लेन ही बनाएंगे जब आप उसको किसी एक एंगल से देखोगे। दिख रहा है? ठीक है। अब अगर मैं दो वेक्टर्स की बात करूं तो वो हमेशा कोप्लेनर बोले जाएंगे, बट अगर मैं इसमें एक तीसरा वेक्टर ऐड करूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तीसरा वेक्टर इस प्लेन के बाहर जाए। ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि तीसरा वेक्टर इन्हीं के प्लेन में आ जाता तो तीनों एक ही प्लेन में आ जाते, बट ये बाहर निकल गया अगर, तो आपके यहाँ पे एक प्लेन अलग और यहाँ पे एक प्लेन अलग, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बात याद रखना, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है। चलो, अब है नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन सा होता है? नल वेक्टर वो होता है जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है। आपका यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, एम्बिगुअस डायरेक्शन बोलते हैं हम इसका। एम्बिगुअस डायरेक्शन, नो डायरेक्शन अगर आपने बोल दिया तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। आप ये नहीं बोलोगे कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका डायरेक्शन है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो हम डायरेक्शन बता ही नहीं सकते कि वो कहाँ दिख रहा है। ठीक है। एंड फाइनली यूनिट वेक्टर, जो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ डायरेक्शन को, क्योंकि आपका एक लेंथ का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है? इसकी सीधी सी मतलब है लेंथ जो है वो 1 है, 1 यूनिट, है ना। तो एक यूनिट की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है कि आप उससे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो वही वैल्यू ले लेगी। 1 इंटू 10 इज 10, 1 इंटू 30 इज 30। तो आपको उसमें डायरेक्शन में कितना भी मैग्नीट्यूड रखोगे वो आपका वेक्टर बना देगा। तो ये एक यूनिट लेंथ का होता है और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? डायरेक्शन को ओनली, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली। ठीक है। चलिए आगे चलें नेक्स्ट पेज पे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, और ये है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो मेथड्स हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। क्या वेक्टर्स हैं? क्या मेथड्स हैं? बेसिकली आप या तो एक ग्राफ यूज़ कर लो, और वो ग्राफ क्या बोलेगा कि देयर इज दिस डायरेक्शन, जो कि इस प्लेन में आपने बना दिया। इस डायरेक्शन का प्लेन से या एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है, और ये हमने इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया, हमने इसकी लेंथ बना दी जितनी हमारा मैग्नीट्यूड था, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि लेंथ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, जिसको आप सिंपली ए भी लिख सकते हो, एंड डायरेक्शन इज प्लस थीटा। ठीक है। अगर इसका डायरेक्शन यहाँ पे होता तो इस एंगल को आप बोलते अल्फा, तो यहाँ पे डायरेक्शन अल्फा आ जाता। अगर इसका लेंथ यहाँ पे नीचे होता, ये बना देता हूँ मैं,
लेट्स से कि अगर आपका वेक्टर यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा होता तो ये एंगल आपको लिखना पड़ता, लेट्स से कि मैं आपको ये एंगल की वैल्यू बोलता हूँ, दिस इज इक्वल टू अल्फा, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन लिखना पड़ता माइनस अल्फा, क्योंकि एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज काउंट करोगे अल्फा तब आपको ये वेक्टर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़े आसानी से। पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इजी तरीका है कंपोनेंट फॉर्म। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म में आप एक बात समझो कि आपको ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा। हर बार जब आप ग्राफिकल फॉर्म से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, लेट्स से आप अपने एक दोस्त को बोलना चाहते हो कि एक वेक्टर बना अपनी कॉपी में, और आप उसको फ़ोन करते हो, अब आप उसको कैसे बोलोगे? आपको उसको बोलना पड़ेगा कि ठीक है, सबसे पहले तेरे को एक्स और वाई एक्सिस बनानी है। फिर वो कहेगा कि वाई बना तो ली एक्सिस, अब इसके अंदर मैं यूनिट्स क्या लूँ? फिर आप बोलोगे एक काम कर, एक स्केल ले और 1 सेंटीमीटर की यूनिट बना। ठीक है, उसने यूनिट्स बना ली। फिर आप बोलोगे कि प्रोट्रैक्टर ले और हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बना, वो उस एंगल को मेजर करेगा, तब आप उसको लेंथ बताओगे कि इस लेंथ का वेक्टर बना। तो ये मेथड हमेशा ग्राफ मांगेगा। ठीक है, बट कंपोनेंट फॉर्म इससे काफ़ी इजी हो जाता है। कैसे? कंपोनेंट फॉर्म कहता है कि एक वेक्टर जो है यहाँ से यहाँ तक, इस वेक्टर को 2 पार्ट्स में तोड़ के बोल दो। आप बोलो कि भाई पहले एक्स में इतना चल, फिर वाई में इतना चल, और 0 से इस लाइन को जोड़ दी। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसको फ़ोन पे बोलना है कि यार ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, कुछ भी हो सकता है, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप बनाओ। तो वो बोलेगा अच्छा 2 आई में चला और 4 जे में चला, और यहाँ से यहाँ तक को ज्वाइन कर दिया तो मेरा वेक्टर बन गया। ठीक है, आ रही है बात समझ? चलो, अब आपको इन दोनों फॉर्म्स में इंटरचेंज करना आना चाहिए। लेट्स से हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में एक वेक्टर लेके बैठे हैं, तो आपको इसको अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? आप बोलोगे कि ये हमारा वेक्टर था, ये हमारा थीटा हमको गिवन था, है ना, ए और थीटा आपको गिवन होना चाहिए, तब आप इसको ग्राफिकल फॉर्म बोलोगे। अब आप क्या करो, इस ट्राइंगल को देखो, तो यहाँ पे ए और इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की अगर मैं वैल्यू बोलता हूँ तो ये क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल का जो बेस है अपॉन जो आपका हाइपोटेनियस है, तो ए एक्स अपॉन ए। तो बेसिकली ए एक्स क्या हो गया, ये ए यहाँ चला जाएगा तो ए एक्स बन जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली ए वाई क्या बन जाएगा? ए साइन थीटा, ये वाली लेंथ। तो आपने इस ए और इस थीटा की टर्म्स में ए एक्स और ए वाई को नोट कर दिया, है ना। तो ये बन गया हमारा वेक्टर फॉर्म, ग्राफिकल से कंपोनेंट फॉर्म में आ गया ए कॉस आई कैप प्लस ए साइन जे कैप। ठीक है, चलो अब अगर कंपोनेंट फॉर्म से ग्राफिकल फॉर्म में जाना हो तो आपको गिवन क्या क्या होगा? ये और ये गिवन होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा मुझे एंगल और हाइट बताओ, तो कैसे निकालोगे? सॉरी हाइट नहीं, लेंथ। तो आप बोलोगे सबसे पहले लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लो कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस हमको पता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू इस तरीके से लिख दी। अगर आप कहोगे थीटा भी जानना है तो थीटा के लिए क्या करो? थीटा के लिए ए वाई अपॉन ए एक्स सॉल्व करो, और ए वाई अपॉन ए एक्स की वैल्यू टैन थीटा के बराबर होगी, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है ना, सिंपल है। चलो, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेशन हो गए। आगे चले, अब हम यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करना चाहते हैं, और ये 2 क्वेश्चंस करके हमको एटलीस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये रिप्रेजेंटेशन आपस में कैसे इंटरचेंज होंगे। ठीक है, तो 4 में से 2 ऊपर के और 2 नीचे के मैं करूँगा, बाकी 2 आपके लिए छोड़ूंगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए। तो आई डू द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन। तो मुश्किल मैं उठा लेता हूँ, मतलब एक आसान और एक मुश्किल उठा लेता हूँ, बीच के इंटरमीडिएट आप कर लोगे। ठीक है, ओके। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर गिवन एज। तो अगर यहाँ पे आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे निकलेगा? देखो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए इस बार क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। बिकॉज आप ग्राफिकल फॉर्म में जा रहे हो तो आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़नी है। बेसिकली इसको ड्रॉ करना बड़ा आसान है। आप नीचे 3 लेंथ लो और वर्टिकल में 4 लेंथ लो।
ठीक है, मेरे पास यहाँ कुछ डॉट्स हैं तो मैं क्लियरली उसको दिखा सकता हूँ। ये हमने 3 लेंथ ली और ये हमने 4 लेंथ ऊपर बनाई। तो आपका जो वेक्टर है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, ये आपका वेक्टर होगा और ये उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपको लेंथ पता है, आपको पता है कि ये 4 था, ये 3 था, तो हमारा वेक्टर जो है वो 5 का आ गया। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका आने वाला है 53 डिग्री। और ये आप याद रख लो कि जब भी ये 3, 4, 5 का वेक्टर बने तो आपका हमेशा यही वैल्यू होएगा। ठीक है, 3, 4, 5 को अगर मैं डबल कर देता हूँ, 6, 8, 10 बनाता हूँ, तो भी आपका वेक्टर ट्राइंगल जो है वो यही रहने वाला है। छोटा एंगल जो है ये 37 डिग्री हो जाता है, तीसरा 90 डिग्री कंपलसरी है। ठीक, आई कैप और जे कैप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके बीच में तो 90 डिग्री है ही, है ना। अब 6 और 8 वाला ट्राइंगल जो है वो भी ऐसा ही आएगा, 6, 8, 10। सिमिलरली यहाँ पे 8 और 8 है तो यहाँ पे 8√2 बनता है, ये आपको देखना है। 54 और 72 ये मैं देख लेता हूँ क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, पर बात वही है कि इसमें भी आपको यहाँ पे एक लेंथ चलनी, नीचे बनाना पड़ेगा, और 3 लेंथ यहाँ, 4 लेंथ यहाँ, और ये आपका वेक्टर आ गया। अब ये कैसे पता चला मुझे कि 3 लेंथ है 4 लेंथ है, ये चीज़ आपको खुद को समझनी आनी चाहिए कि आपका जो 54 है, अच्छा मैंने अभी ट्राइंगल भी गलत बना दिया, इसको भी सही कर देता हूँ, छोड़ो एक बार। 54 जो है, 54 18 3 सा लिखा जा सकता है और 72 18 4 सा लिखा जा सकता है। तो 18 × 5 कितना होता है, 90। तो हमको पता है कि 3, 4, 5 ट्राइंगल है, बस इस बार 3 × 18 हो रखा है, 3 × 4 × 18 एंड 5 × 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं अब यहाँ ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले ओरिजिन से आप पीछे चलो 54, और फिर वहाँ से नीचे चलो, ऊपर नहीं नीचे चलना पड़ेगा आपको 72। तो आपका जो वेक्टर आएगा वो ऐसा आएगा। अब हम जानते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये 53 डिग्री है, तो आपका ग्राउंड लेवल से ये एंगल कितना आने वाला है, तो इसका एंगल आ जाएगा 180 + 53 विच इज़ इक्वल टू 223 डिग्री। सही लिखा है, 233 हो जाएगा ना, 233 डिग्री। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इसके लेंथ की बात करो तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है 18 × 5 90 यूनिट्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट फॉर्म। अब इस बार वापस क्या है 537, तो आपको ये 37 देखते ही मज़ा आ जाना चाहिए कि भाई वी नो दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के अंदर लंबी वाली साइड जो है ये 4 होती है, छोटी वाली साइड जो है ये 3 होती है, और छोटी वाली साइड के सामने वाला एंगल 37 होता है। ये 5 हो गया जो आपको बताया था। 5 और 37 को आप तोड़ोगे तो कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे लिख दो 4 जो है वो आई कैप में है और 3 जो है वो जे कैप में है, काम खत्म। ठीक है, एक और लास्ट कर लें। यहाँ पे 7π/4 बोला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7π/4 आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि π/4 जो है वो 45 डिग्री है। 45 को 4 बार करोगे तो 180 पहुँचेगा, 6 बार करोगे तो 270 पहुँचेगा, और 7वीं बार कर दोगे तो ये 270 और 360 के बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा, आएगा ये 315 डिग्री पे। तो बेसिकली ये वेक्टर जो है यहाँ से नीचे जा रहा है 315 डिग्री पे। दिस एंगल इज 315 डिग्री। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे पता है कि इसकी लेंथ है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ पीछे वाली लेंथ को। अब ठीक है, चलो तो अगर ये वेक्टर आपका 45 डिग्री से नीचे जा रहा है, ये 45 डिग्री, तो आपका यहाँ पे ट्राइंगल देखो क्या बन रहा है। एक ट्राइंगल का कंपोनेंट यहाँ और एक कंपोनेंट इसका यहाँ। ठीक है, तो आई कैप जो है वो पॉजिटिव है, प्लस आई कैप है, और जे कैप जो है वो माइनस जे कैप है। ठीक है, और इन दोनों को आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, और अब आप इनकी वैल्यू डालो। तो अगर ये हाइपोटेनस 8 है और वर्टिकल और बेस की हाइट दोनों की सेम आने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इसको भी मैं x बोल दूँ और इसको भी मैं x बोल दूँ, तो x² + x² = 64।
x कितना आएगा 32 का रूट, और 32 का रूट हो जाता है 4√2। तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि इसको मैं नीचे से अभी ये मिटाता हूँ और हम लोग फिर से लिख देते हैं इसको। ये आएगा 4√2 i कैप माइनस 4√2 j कैप। इस तरीके से आप इस वेक्टर को लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हमारे पास है वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन के आपको यहाँ भी दो फॉर्म्स मैंने बांट दिए हैं, एक है ग्राफिकल फॉर्म और एक है कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो आपको वेक्टर्स बेसिकली जैसा हमने पीछे देखा कि वेक्टर्स दो तरीके से गिवन हो सकते हैं। या तो आपको बोला जाए कि 50 मीटर का वेक्टर है 37 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किसी भी एंगल पे, है ना। या फिर आपको बोला जाएगा कि 3i कैप प्लस 4j कैप, 10i कैप प्लस 20j कैप, एनीथिंग इन i कैप और j कैप विच टेल्स यू कि आपको कितना x एक्सिस में और कितना y एक्सिस में चलना है, ठीक है। हम जो सारी स्टडी करने वाले हैं ये 2D वेक्टर्स की होगी, तो हमारा सारा कंटेंट 2D पे ही चलेगा, ओके। अब देखो, अगर तो आपको वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं तो बहुत इजी हो जाता है। i कैप को i कैप के साथ जोड़ दो तो ax प्लस bx बन गया, j कैप को j कैप के साथ जोड़ दो और ay प्लस by बन गया। तो बेसिकली दो वेक्टर्स अगर हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ एक वेक्टर, आगे चलते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा आगे चलो, अपने आप ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ax का मतलब क्या है। पहला वेक्टर कह रहा था कि मैं मान लो 2i कैप हूँ, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये पहला वेक्टर है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर जो है उसको मैं बोल देता हूँ 5i कैप, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ माइनस 10j कैप, ठीक। तो अब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहाँ जाएगा, तो आपको इन दोनों वेक्टर्स को वॉक करना है एक तरीके से। अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आप पहले एक वेक्टर के साथ साथ डिस्प्लेस किए, फिर आपने दूसरे वेक्टर के साथ डिस्प्लेसमेंट दिखाया, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों का एडिशन। आई कैप हमेशा आई कैप के साथ ही ऐड होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। जे कैप में कभी इसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे 0 भी लिखा होता, अगर आपका वेक्टर होता 2i कैप प्लस 0j कैप, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो आपका रिजल्ट क्या आता, क्या आप 2 और माइनस 10 को साथ में जोड़ देते, नहीं। तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आता 2i कैप माइनस 10j कैप, अगर ऊपर 0 लिखे होते तो, ठीक है। बट 0 नहीं है, और 0 नहीं है इस बार क्या है 2 और 5, तो इन दोनों को जोड़ो, ये बन गया 7i कैप प्लस 3 माइनस 10 क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस 7j कैप। और आपका जो रिजल्ट आ गया वो इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, i और j डिफरेंट डिफरेंट लिख के, ठीक है। अब जो आपका फाइनल रिजल्ट है इसका आप क्वांटिटी का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको बेसिकली जो भी क्वांटिटी ax प्लस bx की आई है उसका होल स्क्वायर करना है ना। और सिमिलरली आपको यहाँ पे ay प्लस by का होल स्क्वायर करना है और इन पूरे का अंडर रूट लगाना है, ताकि आप नॉर्मल जैसे वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड निकालते हो वैसे निकाल लो। सेम वैल्यू है आपका अल्फा के लिए, ay प्लस ax लिखा था हमने पहले, इस बार क्या हो गया, y एक्सिस में ये दोनों हैं, x एक्सिस में ये दोनों हैं, तो दोनों का एडिशन कर दिया, ठीक है। वेरी सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, a माइनस भी करना होगा तो ax माइनस bx, ay माइनस by। बेसिकली माइनस जो है ना, आप इसको ऐसे देखो कि ये लिखा है a प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर, इसको आप ऐसे समझ लो। तो आपने b वेक्टर की जो भी वैल्यूज हैं उनके आगे सिर्फ माइनस लगाना है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। चलो हो गया ये बात। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं जिसमें हमारे लॉज आ जाते हैं। तो ट्राइंगल लॉ को मैं वॉकिंग लॉ बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि बेसिकली अगर आप यहाँ से 10 मीटर इधर चले और फिर आप यहाँ से 10 मीटर इधर चले, तो आपके पास शायद यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता होता इसी पोजीशन पे पहुँचने का, किसी भी एक मैदान में या किसी भी खुले ग्राउंड में, है ना। तो बिल्कुल ये ट्राइंगल लॉ सिंपली आपको डिपिक्ट कर रहा है कि जब आप वॉक कर रहे हो किसी रास्ते पे, तो आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ है यहाँ से ओरिजिन से एंड तक, ये आपका वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, और ये बात मैं यहाँ अलग से लिख भी देता हूँ। ये बात है कि ये शुड, तो वेक्टर्स शुड बी connected from
हेड टू टेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट हो रहा है, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट हो रहा है, तब ये आप इसको ट्रायंगल लॉ को लगाओगे। अगर आपका दोनों का टेल कनेक्टेड है या को इनिशियल वेक्टर्स आपको दिखा रखे हैं, तो आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम लगाना पड़ता है, जिसको आप समझ सकते हो पुशिंग से। कैसे कि आप जब किसी चीज़ को पुश करते हो तो आप मान लो पुश या पुल लगाए, मेरे को एक पर्सन इस साइड से पुश कर रहा है और दूसरा पर्सन सामने से पुश कर रहा है, तो मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा? तो अगर एक पर्सन यहाँ से पुश कर रहा है और दूसरा पर्सन यहाँ से पुश कर रहा है इस एक पोजीशन पे, तो ये जो बंदा है उसको ओवरऑल पुश फील होगा इस डायरेक्शन में। इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि इन दोनों को आपको एक पैरेललोग्राम की शेप में बनाना पड़ेगा। बेसिकली हमने यहाँ से एक ही कॉपी बना दी है यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल लॉ बन गया इस ट्रायंगल में, जिसमें ये हेड टू टेल कनेक्टेड है। अगर आप बी की कॉपी राइट हैंड साइड बना देते तो ये एक ट्रायंगल बन जाता, और वही लॉ है बस दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप बात करते हो इनकी वैल्यू निकालने की ग्राफिकल मेथड में, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, एक वेक्टर को तो मैं फिर भी हॉरिजॉन्टल बोल देता हूँ, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसको मैं थीटा बोल देता हूँ। ठीक, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि ये ट्रायंगल लॉ ही है, तो ट्रायंगल लॉ को ही आप लगाने वाले हो इसकी मैथमेटिक्स समझने के लिए। अब ये एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा क्या है? ये है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रहे कि ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। ठीक है, लिख दूँ? लिख देते हैं ना। थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट। अब बी एक्स जो है ये है बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी एक्स या ए प्लस बी कॉस थीटा मिलके एक बेस बना रहा है इतना बड़ा, और सिमिलरली यहाँ पे बी साइन थीटा जो है वो एक हाइट बना रहा है, और ये बेस और हाइट दोनों मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, जिस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस हमारा सी वेक्टर है। ठीक है, तो इस हाइपोटेनस की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और जब आप यहाँ पे देखोगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकल के आता है, तो उन दोनों को आप ऐड करके 1 बोलो, बचेगा आपके पास सिर्फ यहाँ से 2ab cos थीटा जो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर आपको एंगल की बात करनी है कि अब सी जो वेक्टर है उसका एंगल कहाँ है अल्फा से, तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि भाई ये एंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, बेस कौन है? ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इनका टैन अल्फा निकाल दिया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। आती है समझ? पहले भी पढ़ा है। अब आगे चलते हैं। अब सब्ट्रैक्शन की मैं बात करूं तो इस एक डायग्राम से बहुत खूबसूरती से समझा जा सकता है सारे सब्ट्रैक्शंस को। यहाँ पे भी मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। तो देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में ये जो वेक्टर जा रहा है, ये वेक्टर की लेंथ हो जाएगी क्लियरली क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, बट अगर हमसे बोला जाए कि ए माइनस बी कितना होगा, तो ए जो कि यहाँ पे है और माइनस बी जो कि यहाँ पे है, इन दोनों का एडिशन कर दो तो ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ, ये कौन सा वेक्टर आया हमारा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अगर आपको बोला होता बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करो, तो आप यहाँ से उल्टे चले जाते, आप कहते यहाँ बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर है। क्यों? देख लो, ये कौन सा वेक्टर है? बी, ये कौन सा वेक्टर है? माइनस ए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया वो आ गया बी माइनस ए। ठीक है, एंड फाइनली माइनस ए और माइनस बी मिलके जो वेक्टर बना रहे हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। और क्या बोल सकते हो इसको? आप इसको बोल सकते हो माइनस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, और ये भी बड़ा क्लियर है दिखने में कि ए प्लस बी जो ऊपर जा रहा है उसका नेगेटिव नीचे जा रहा है, सेम लेंथ का, अपोजिट डायरेक्शन का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ए माइनस बी वेक्टर अगर मैं इसको बोलता हूँ तो इस वाले को मैं माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी तो बोल सकता हूँ, क्योंकि आपका ये वेक्टर और ये वेक्टर सिर्फ एक दूसरे के नेगेटिव है, सेम डायरेक्शन में।
तो a माइनस बी इज ऑब्वियसली इक्वल टू बी माइनस नेगेटिव ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। फॉर्मूला अगर आप देखो तो a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या किया आपने, माइनस बी लगा दिए बस यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली जब आप अल्फा की बात कर रहे हो तो यहाँ पे भी माइनस बी लगाओगे, यहाँ पे भी माइनस बी लगाओगे। इस नेगेटिव को मैंने यहाँ नीचे काट दिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन बाय ग्राफिकल मेथड भी समझ सकते हैं और एडिशन भी हमने समझ लिया बाय ग्राफिकल एंड कंपोनेंट फॉर्म, सब्ट्रैक्शन भी ग्राफिकल एंड कंपोनेंट फॉर्म पे हो गया। तो इस पे मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन हमको एक आधा ऐसा मिल ही जाएगा। अब मैं वेक्टर प्रोडक्ट पे जाना चाहता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट पे, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर प्रोडक्ट में एक्चुअली हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर, है ना। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको मैं नाम लिख देता हूँ, ये इसका दूसरा नाम हो जाता है डॉट प्रोडक्ट। ये भी आपको पता ही होगा। अब देखिए बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है क्या, तो मैंने यहाँ पे दो पोर्शंस में इसको बांट के समझाया। आप बिल्कुल मैथमेटिकली अगर देखना चाहो तो डॉट प्रोडक्ट है सिंपली ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इन मैग्नीट्यूड को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो इन दोनों के बीच के एंगल के कॉस से, कोसाइन से, तो आपको मिल जाता है ए डॉट बी, ठीक है ना। इसको ए बी कॉस थीटा लिखो या इसको ए कॉस थीटा इंटू बी लिखो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि ए कॉस थीटा इस ए वेक्टर का बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है, देखिए यहाँ छोटा बनाया मैंने थोड़ा, ए का यहाँ पे क्या कंपोनेंट बनेगा, इसकी वैल्यू है ए कॉस थीटा। तो बी के पैरेलल जो कंपोनेंट है ए का, उसको हम बोल सकते हैं ए कॉस थीटा। तो ए पैरेलल बी करो या ए इंटू बी पैरेलल करो, इसी बी का जो वेक्टर का इधर कंपोनेंट आ जाता उसको हम लोग बी पैरेलल बोलते हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपको ए डॉट बी देता है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि बेसिकली अगर आप किसी वर्क डन वाली सिचुएशन में हो जहाँ आपको वर्क डन निकालना है, अब देखिए सारी की सारी मैथमेटिक्स जो डेवलप हुई है वो हुई तो फिजिक्स को समझने के लिए ही है ना। तो वर्क डन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वर्क डन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये हमारे फॉर्मूला से नहीं काम कर रहा, ये काम कर रहा था इसलिए हमारा फॉर्मूला आया। तो इस वर्क डन को समझना अगर आप चाहते हो तो आपको एक मैथमेटिक्स ऐसी बनानी पड़ेगी या एक फॉर्मूला ऐसा बनाना पड़ेगा। तो एफ डॉट एस इटसेल्फ जो है, इस फोर्स, अगर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरफ आ रहा है, तो हमने देखा कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज बेसिकली गोइंग टू बी इट्स एनर्जी, है ना, कि आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी वर्क की वजह से आई। तो हम देखते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तभी होता है जब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में ही वर्क आ रहा हो, फोर्स आ रहा हो। अगर फोर्स का डायरेक्शन वाला पार्ट छोटा है तो वर्क भी छोटा हो जाएगा। अगर फोर्स का इस डायरेक्शन में पार्ट बड़ा आ जाता तो वर्क भी बड़ा आ जाता। इस चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा और मैथमेटिकली देखा तो हमने कहा कि वर्क डन मैक्सिमम होता है जब थीटा 0 होता है और मिनिमम होता है, इनफैक्ट 0 होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री पे 0 होती है, ठीक। तो आप यहाँ देखो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ एफ along the line of motion produces change in the energy of the block, या फिर आप इसको बोल सकते हो component of motion along the line of force produces change in kinetic energy, है ना। आ रही बात समझ। अब आप इनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हो तो यहाँ पे हम क्या क्या प्रॉपर्टीज डिनोट कर सकते हैं। चलिए, तो प्रॉपर्टीज में हमारी पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि अगर ए डॉट बी आपसे बोला जाए तो बी डॉट ए भी उसके बराबर होगा। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि ए डॉट बी जो है ये एक डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है ना। वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि वर्क इधर हुआ या इधर हुआ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिकली आपका जो वर्क है पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ज़रूर लेता है बट डायरेक्शन लेस है, ठीक है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए एक दूसरे के बराबर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए डॉट बी प्लस सी अगर बोला जाए तो इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ए डॉट बी एंड ए डॉट सी अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है।
कब पॉजिटिव होगा ये? जब ये एक्यूट एंगल पे होंगे दोनों वेक्टर्स, तो cos थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, तो आप खुश रहोगे। खैर खुश तो रहना ही है। अगर 90 डिग्री होगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा 0 हो जाएगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है, तो आपका टोटल वर्क भी 0 नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, नॉट जस्ट वर्क, एनी डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट एक प्रॉपर्टी बोली जा सकती है कि अगर आप ए को खुद से ही डॉट करना चाहो तो आप सोचो ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ डॉट होंगे तो ये सिंपली ए स्क्वायर की वैल्यू दे देगा। ठीक है, सिमिलरली आई डॉट आई अगर आप करते हो तो आप इसको लिख सकते हो 1 आई कैप डॉट 1 आई कैप, तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो बेसिकली आपका टोटल आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है, और ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ कि ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, जी डॉट जे बी के डॉट के बी, है ना। अगर मैं आई डॉट जे करता तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाता और ये 0 आपको दे देते जे डॉट के बी और के डॉट आई बी। इस वजह से क्या है कि कंपोनेंट फॉर्म में जो डॉट प्रोडक्ट है ये बहुत इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि जब आप कंपोनेंट फॉर्म में आते हो तो आपको खाली इसका x इसके x के साथ लगाना है, क्योंकि सिर्फ आपको पता है कि i और i ही मल्टीप्लाई होकर 1 देंगे, बाकी सब तो 0 देंगे। तो इसके x को इसके y के साथ मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपका बेसिकली कंपोनेंट फॉर्म में ही आ जाता है ax bx ay by az bz, काम खत्म। इसके आगे मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये आई कैप जे कैप और के कैप बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, इसके आगे कोई आई कैप जे कैप के कैप की बात नहीं है, ये टोटली आपको एक स्केलर नंबर मिलेगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग रेड से कि दिस इज जस्ट अ डायरेक्शनलेस स्केलर नंबर। ठीक है, आपको एक नंबर मिल जाएगा और ये नंबर का कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की बात करूं, जो कि आगे मैं क्वेश्चन में भी दिखा दूंगा आपको, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है सिंपली ए कॉस थीटा, जितना भी बी के डायरेक्शन में, इनटू बी कैप। ये डॉट प्रोडक्ट में क्यों लिखा? क्योंकि इसका एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मैं आपको आगे बताता हूँ क्वेश्चन में, जब मैं उसको सॉल्व करूँगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बोली छोड़ मिस कर दी, वो ये है कि अगर आप इस फॉर्मूला में ये दोनों चीज़ों को नीचे ले जाते हो तो आपके पास यहाँ पे cos थीटा बचता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखें तो हमको थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो, अंडर अ फोर्स 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स वेक्टर क्या है? फोर्स वेक्टर हो गया हमारा 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, a body of mass 5 kg moves from position 6 i cap plus 5 j cap minus 3 k cap to 10 i cap minus 2 j cap plus 7 k cap। बेसिकली अगर आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका हो जाता है p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। क्यों समझाने के लिए हम 2 पेज पीछे चलते हैं और मैं इसको आपको इस पेज पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला जो पेज है ना, इस पे आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का चक्कर क्या है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना चाहूँ तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप पहले 2 पोजीशंस डिसाइड कर लो कि आप कहाँ पे खड़े होना चाहते हो। ठीक है, लेट्स से कि हमने ये एक्सिस बना दी और मैंने आपको बोला कि इनिशियल हमारी जो पोजीशन थी वो थी यहाँ पे, ये पोजीशन 1 थी, और फिर हम पहुँच गए यहाँ पे, ये हो गई पोजीशन 2। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आप एक लाइन बनाते हो यहाँ से यहाँ तक और इस वेक्टर को बोल देते हो P1 वेक्टर। ठीक है, दूसरी लाइन आप यहाँ से यहाँ तक बनाते हो और इस लाइन को आप बोल देते हो P2 वेक्टर। ठीक, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होना चाहिए? आप ही देख सकते हो, यहाँ से यहाँ इस वेक्टर की लेंथ चाहिए और इस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
तो अब यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगा के देखें। आप सिंपली इसको यहाँ से देखो, यहाँ से एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, तो ये यहाँ से यहाँ तक दोनों चल के गए, इन दोनों का एडिशन मिला के इसको बना देना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो P1 वेक्टर प्लस S वेक्टर इज इक्वल टू P2 वेक्टर। तो S वेक्टर क्या आ गया, S वेक्टर आ गया P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। ठीक है ना, तो इसीलिए आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये आप यहाँ पे P2 माइनस P1 लिखेंगे। ओके, और P2 माइनस P1 वेक्टर की वैल्यू अब यहाँ पे निकालनी बड़ी आसान है, क्योंकि सीधा मैं लिखना शुरू करता हूँ। 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4i कैप, माइनस 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 7j कैप, प्लस 7 माइनस 3 ये बनाएगा प्लस ऑफ 10k कैप। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया हमारा फोर्स। हमको वर्क डन निकालने को बोला है, काम बहुत आसान हो गया है। आपको केवल इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया ये कॉम्पोनेंट फॉर्म में ax bx प्लस ay by प्लस az bz, बस इतना सा काम आप कर लोगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। ax इंटू bx 10 इंटू 4 40 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 7 प्लस का 21 प्लस 6 इंटू प्लस 10 प्लस का 60, आंसर आ गया 121। अगर आप यहाँ पे इसको मीटर्स में लिखते हो और अगर आप यहाँ पे इसको फोर्स को न्यूटन्स में लिखते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो आ गया जूल में। मैं कहाँ नीचे लिख दिया, चलो आगे बात समझ, सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख लें। इस बार आपको बोला है कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों गिवन है, कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर आप प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो, मान लो एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो बेसिकली आपको चाहिए कि इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी आती है और उसका डायरेक्शन जो है उसको बी कैप डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं ना, तो कंपोनेंट के अंदर हम डायरेक्शन यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, कंपोनेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो कंपोनेंट केवल आपका आ जाएगा यहाँ पे a cos थीटा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता कि प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, जो कि हम यहाँ पे पार्ट 2 लिख देते हैं हम लोग क्वेश्चन का, कि यहाँ पे पार्ट 2 लिख दिया, ऑल्सो फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो अब आपको प्रोजेक्शन वेक्टर अगर निकालना है तो आपको इस a cos थीटा जो आपका कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के साथ उस डायरेक्शन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b का। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, अब देखिए a cos थीटा सिर्फ अगर निकालना चाहते हो, मैं सिर्फ यहाँ पे पार्ट 1 सॉल्व करूँ तो आपको a इंटू कॉस थीटा के लिए आप बोल सकते हो a मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, a डॉट b अपॉन ए बी। तो आपका यहाँ पे a और a कटता हुआ नज़र आ गया। बेसिकली आपको करना है a डॉट b और इसको डिवाइड कर देना है b के वैल्यू से। ठीक है, b का जो भी मैग्नीट्यूड आने वाला है उससे। b का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मेरे को लगता है क्लियरली आपको पता चल ही रहा है कि b वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ये है 5, है ना। a वेक्टर थोड़ा सा परेशान करेगा, तो करेगा क्या, नहीं, a वेक्टर भी परेशान नहीं करेगा। देखो a की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1 प्लस 4 प्लस 4, 9 का रूट क्या होता है 3। तो हमारे पास a और b दोनों बहुत सिंपल वैल्यूज़ हैं और इन दोनों वैल्यूज़ को आप इजीली सॉल्व भी कर पाओगे। अब a डॉट b कर लें, तो a डॉट b के लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना देते हैं। मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ और हम लोग यहीं पे कर लेते हैं a डॉट b। माइनस वन इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3, प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8, और k कैप में 0 है तो उसका कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली ये आ गया a डॉट b की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास प्लस की 5। ठीक है, जब आपने इस प्लस 5 को इस b वेक्टर से डिवाइड किया
तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई 5/5 इक्वल टू 1। तो बेसिकली आपका a cos थीटा या आपका कॉम्पोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b की वैल्यू जो है वो 1 यूनिट ही है, तो आपको यहाँ पे और टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो सेकंड पार्ट ऑल्सो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे कि इस a cos थीटा को बस आपको मल्टीप्लाई करना है b के डायरेक्शन से। b का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो यूनिट वेक्टर से निकालते हैं, और यूनिट वेक्टर सिंपली क्या होता है, b कैप इज इक्वल टू b वेक्टर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ b, ठीक है। तो b कैप की वैल्यू मैं यहीं लिख देता हूँ 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 3/5i कैप प्लस 4/5 j कैप। तो आपका यहाँ पे अब काम बहुत छोटा सा बचा है, और फाइनली जब आपको इस 1 यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ा, a cos थीटा को जब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा b वेक्टर के डायरेक्शन से, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू दिस ओनली, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप एंड दैट्स इट, ठीक है। दिस इज योर प्रोजेक्शन वेक्टर। जबकि ये वाली वैल्यू जो है वो खाली यूनिट मतलब एक लेंथ में आएगी, वेक्टर में नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए अब एक छोटी सी चीज़ मैंने ऐड और कर दी इस पेज में, एक फॉर्मूला है जो आप लिख सकते हो, और ये फॉर्मूला आपको आगे काम भी आएगा। देखिए प्रोजेक्शन सिर्फ a cos थीटा है, और प्रोजेक्शन वेक्टर जो है उसमें आपको b कैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको b का डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो या तो आप इस क्वेश्चन की तरह ही कर लीजिए कि a cos थीटा हमने अलग से सॉल्व कर लिया, और उसको अगर b कैप का डायरेक्शन देना है तो वहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया, ठीक है। या फिर आप छोटी सी एक फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो या याद रखना चाहते हो तो, ठीक है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं सिर्फ a cos थीटा, क्योंकि इसमें प्योर लॉजिक है, इसमें आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता, तो मैं तो पिछला वाला ही तरीका फॉलो करता हूँ। आपके लिए ये प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला काम आ सकता है। a cos थीटा को हम देखो, cos थीटा को a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन ab लिखेंगे, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा a वेक्टर डॉट b कैप। आप b कैप फाइंड कीजिए, और उसको a वेक्टर के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो भी आपको प्रोजेक्शन की लेंथ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इस लेंथ के आगे फिर b कैप लगाना पड़ेगा, तो इसके आगे एक b कैप लगाओगे तब आपको प्रोजेक्शन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट जो दूसरा है, मैंने शायद पीछे भी यहाँ गलत लिख दिया था, इसको खाली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं सही कर देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और इसमें ये स्केलर प्रोडक्ट था। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट पे आ गए हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट भी इसका नाम है ऑफ कोर्स। क्या होता है इसके अंदर, आपको यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए जाते हैं, a वेक्टर एंड b वेक्टर। मैंने जैसे आपको बताया था कि दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में ही होंगे, तो कोई भी दो वेक्टर्स हैं और इन दो वेक्टर्स से मैं क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, मान लो ये है a और ये है b, तो हम क्या करेंगे, हम a पे राइट हैंड रखेंगे। इस a से अगर मैं शुरू करता हूँ तो मैं इस पे अपनी फिंगर्स रखूँगा, फिर मैं इन फिंगर्स को कर्ल करूँगा b की तरफ, तो अब मेरा जो थंब है, ये थंब मुझे देगा डायरेक्शन c वेक्टर का, जो कि मैंने यहाँ पे ग्रीन में बना रखा है, और इस वेक्टर को हम बोल देते हैं c वेक्टर विच इज इक्वल टू a क्रॉस b, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ लिखी भी है कि राइट हैंड थंब रूल या कॉर्कस्क्रू रूल यूज करोगे तभी आपको मिलेगा। a और b के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। हमेशा a क्रॉस b जाना है तो a से b तक जाना पड़ेगा, और अगर b क्रॉस a जाना है, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐसे रख दूँ, a क्रॉस b इस तरफ आ रहा है, बट अगर मैं b क्रॉस a करता तो नीचे की तरफ आता, तो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है जो मैंने आगे लिखा भी, ओके। c जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, c रिप्रेजेंट करता है एरिया को, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय AB अपने प्लेन में जो पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे उसका एरिया जो है वो आपको c बता देगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि जैसे जैसे ये पैरेललोग्राम पतला होता जाएगा, जैसे जैसे ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे इनके बीच का एरिया भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे भी आगे हमने इसमें बात करी है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या क्या होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ A इज पैरेलल टू B, एरिया पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे, तो पैरेललोग्राम तो खत्म हो गया, लाइन बन गया। तो यहाँ पे C वेक्टर जीरो हो जाता है जब भी A B के पैरेलल होता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, C जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगा AB के प्लेन के,
नॉन कम्यूटेटिव ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जैसा मैंने अभी करके बताया, इनफैक्ट इट इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि ए क्रॉस बी प्लस सी विल बी गिवन या विल बी सॉल्व्ड एज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम कब आता है 90 डिग्री पे जब रेक्टेंगल बन जाता है ए और बी से, मिनिमम कब आता है 0 डिग्री पे जब एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है ए और बी से, सीधी सी बात है। तो इसकी वैल्यूज हमेशा कहाँ से कहाँ 0 से लेके ए बी के बीच में लाई करेंगी। ए बी क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एरिया एक वेक्टर है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो एरिया है ये उसका वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगली प्रॉपर्टी है, आप इस फॉर्मूला में से अगर थीटा निकालना चाहो तो क्या करोगे, आप साइन इनवर्स करोगे, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी करोगे, पर ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी इटसेल्फ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा जब आप साइन इनवर्स के अंदर उसको डालना चाहोगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि ए क्रॉस बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि एक वेक्टर आएगा सी वेक्टर, और यहाँ पे थीटा जो है ये एंगल बिटवीन ए एंड बी आपको देगा, ठीक है। आप कभी भी ए डॉट सी करोगे या बी डॉट सी करोगे तो आपकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ए विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सी, बी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सी, सी इन दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर ही आता है, ठीक है। अगला है आई क्रॉस आई, क्या देगा आपको 0 देगा डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोई पैरेललोग्राम नहीं बन रहा। आई क्रॉस जे क्या देगा, तो अब यहाँ पे ना ये छोटा जो मैंने ग्राफ्स बनाया है इसको आप देखो, आई क्रॉस जे मतलब आपने फिंगर्स को आई पे रखा और जे की तरफ कर्ल किया, तो आपका जो थंब है वो इधर पॉइंट करता है के की तरफ, ठीक है। आप करके देख सकते हैं इस चीज को, आई क्रॉस जे करोगे तो थंब आएगा के की तरफ। सिमिलरली जे क्रॉस के करके देखो, यहाँ से यहाँ क्रॉस करोगे तो थंब इधर आ जाएगा आई की तरफ। सिमिलरली के क्रॉस आई करोगे तो थंब आ जाएगा जे की तरफ, ठीक है। उल्टा चले तो अगर मैं यहाँ पे जे क्रॉस आई करता हूँ तो अपना पहला हाथ जे पे और फिर फिंगर्स को कर्ल करके आई पे लेके आऊँ तो थंब नीचे जा रहा है, जो कि माइनस के रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली माइनस आई और माइनस जे हो जाएगा इन दोनों का, और इसको हम लोग इस छोटे से सर्कल से हमेशा याद रख सकते हैं। सर्कल क्या बोलता है कि आई से जे, जब भी आप राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आई से जे जाओगे, आई क्रॉस जे जाओगे तो आपको प्लस के मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिखा है। अगर आप उल्टा चलोगे के क्रॉस जे जाओगे तो आपको यहाँ पे नेगेटिव माइनस आई मिल जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो इस छोटे से सर्कल से। चलिए, दो अगर वेक्टर्स हैं और वो सिर्फ आई और जे प्लेन में है तो उनके लिए बड़ा इजी सा फॉर्मूला बन जाता है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं अगले पेज में आपको बताने वाला हूँ, पर आप चाहो तो दो वेक्टर्स या 2D वेक्टर के लिए ये याद रख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप एन कैप निकालना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, वो सी वेक्टर है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी कैप। सी कैप इज बेसिकली एन कैप, ठीक है। चलिए, ये हमारी 10 बेसिक प्रॉपर्टीज हुई। इसके आगे हम देखते हैं कि इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर्स के लिए कैसे सॉल्व करना है ना। चलिए तो अब देखिए, इस पेज में 3D वेक्टर्स के लिए मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है और हम लोग देखते हैं कि इसका कैसा सॉल्यूशन होता है। तो मैं इसको आपको प्रॉपर्ली समझाना चाहता हूँ। देखो, अगर आप इसको सिर्फ इन तीन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है, यहाँ पे आता आई क्रॉस आई, ए एक्स बी एक्स, ठीक है। फिर आता ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, और फिर आता ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के, ठीक है। सिमिलरली इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये मैंने तीनों लाइंस में लिख दिए। अब हम एक एक को अगर सॉल्व करें तो देखो, आई क्रॉस आई क्या होता है 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के 0, ठीक है। तो फर्स्टली ये तीन तो 0 हो गए, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होगा बताइए, आई क्रॉस जे होता है के कैप, तो मैं यहाँ सबसे ऊपर के कैप लिख देता हूँ, और के कैप के साथ मेरे को क्या मिल रहा है, ए एक्स बी वाई, ठीक है। सिमिलरली के कैप एक और चीज़ से प्रोड्यूस किया जा सकता है, जे क्रॉस आई से, ये वाला, और जे क्रॉस आई से क्रिएट होता है माइनस ऑफ के कैप, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ ए वाई बी एक्स के कैप, है ना।
चलिए एक स्टेज हो गई। सेकंड देखिए, अगर मैं आई क्रॉस के देखूं तो सबसे पहले हम पीछे चलते हैं और देखते हैं आई क्रॉस के क्या देगा हमको। तो मैं यहाँ पे आई क्रॉस के कर रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो नेगेटिव आएगा जे का, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ही याद रखना है। और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ जे आएगा तो मैं नेगेटिव ऑफ जे लिख देता हूँ यहाँ पे। और क्या है क्वांटिटी ए वाई बी एक्स, ठीक है। और दूसरी जगह जे और आई का कॉम्बिनेशन ढूंढो ज़रा, कहाँ गया जे के, अच्छा नहीं सॉरी ये तो हो गया आई के हो गया, आई के ढूंढना है हमको और दूसरा हमको के आई ढूंढना है। तो ये रहा ए जेड बी एक्स। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए जेड बी एक्स और ये के क्रॉस आई है, आप पीछे जाके कंफर्म करो। के क्रॉस आई आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव ऑफ जे, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं सर्कल में, है ना। तो ये भी हो गया, ये भी लिख दिया। फाइनली आपको आई कैप चाहिए। आई कैप किससे बनेगा, आई कैप बनेगा आपका जे एंड के मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर तो आप जे क्रॉस के कर रहे हो जो कि यहाँ पे हो रहा है तो पॉजिटिव आई कैप लिख दीजिए। तो ये क्वांटिटी आएगी ए वाई बी जेड में पॉजिटिव, और दूसरी क्वांटिटी के क्रॉस जे जो कि ए जेड बी एक्स सॉरी ए जेड बी वाई, और ये आएगी माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन है। पर अब बात ये है कि इस कंक्लूजन को हर बार इतने लंबे स्टेप से चलाना पड़ेगा क्या? हर बार जब क्वांटिटीज आएंगी तो क्या मैं उसको ऐसी 9 टर्म्स बना के लिखूंगा और फिर एक एक को चेक करूंगा? तो अब इसके लिए जो मैथमेटिक्स डेवलप हुई वो मैथमेटिक्स है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने की बात करते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आता है उसको फाइंड करने का, यहाँ पे जगह कम है, मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी इज, यहाँ लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी टाइप की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैट्रिक्स डेवलप हुआ है। जब आपको दो ऐसी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना होता है जिसमें मल्टीपल नंबर हैं और उन सब में से आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखो ये बड़ा फायदा करेगा आपका। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तरीका समझो। यहाँ पे लिखा है आई, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा आई कैप। चलिए तो आई कैप लिख दिया। और अब आपको क्या मल्टीप्लाई करना है आई कैप के साथ। तो देखो तरीका, आप इन दोनों लाइंस को पहले भूल जाओ, क्योंकि आपने आई यहाँ पे लिखा है तो इसके नीचे की लाइन और इसके राइट साइड की लाइन को भूल गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है। यही तरीका है, यही याद रखना है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। आप हमेशा क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट, मैंने उल्टा बोला, लेफ्ट से राइट आप चलेंगे, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव और फिर राइट से लेफ्ट को नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव है और इस वाले को नेगेटिव लिखा, ठीक है। ये तो हो गया आई कैप। जरा चेक करो क्या हमारा रिजल्ट सेम है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई जेड है जो भी, तो दोनों के बाद बिल्कुल सेम आई। सिमिलरली अब अगर मैं जे कैप पे जाता हूँ तो जे कैप थोड़ा सा उल्टा पड़ता है। क्यों? क्योंकि जे कैप के लिए ना आपको एक आई ट्रिक और लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको आई वाली लाइन फिर से इमेजिन करनी पड़ेगी, और अब इस आई वाली लाइन को इमेजिन करके आप यहाँ जे वाली लाइन को मिटा दो जैसे हमने पहले किया था, और अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और देखो सेम है कि नहीं, ए जेड बी एक्स माइनस यहाँ ए जेड बी एक्स है, यहाँ ए वाई कैसे लिखा है, गलती करी होगी हमने कुछ, जे की बात कर रहे हैं ना, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, तो ए वाई आ ही नहीं सकता। जे की टर्म में देखो हमेशा क्या होगा, जब आपने यहाँ पे जे लिखा है तो इनमें कहीं भी y नहीं आना चाहिए, जब आपने यहाँ k लिखा है तो इनमें कहीं भी z नहीं आना चाहिए, जब आपने यहाँ i लिखा है तो इनमें कहीं भी x नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ay मैंने गलत लिख दिया है, और ये चीज़ आपने पकड़ भी ली होगी अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो, नहीं तो अब मैंने पकड़ ली। यहाँ पे हमारा आना चाहिए था ax, ना क्या कर रहा हूँ मैं, az bx, क्या हो गया, ये उल्टा क्यों हो गया, ए वाई बी एक्स कहाँ से लाया मैं, यहाँ से लाया, जो कि एक्चुअली के की टर्म है। तो इसको पूरे को हटाओ,
ऊपर वाली टर्म ही छाप दी मैंने। और अब आप ढूंढो जे कैप बनाने के लिए आपको चाहिए के क्रॉस आई। के क्रॉस आई वाली टर्म देखना, ये है ए जेड बी एक्स, तो यहाँ पे ए जेड बी एक्स आ गया पॉजिटिव में। अब हमको चाहिए नेगेटिव वाला आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के है यहाँ पे ए एक्स बी जेड, तो इसको लिख दिया ए एक्स बी जेड। ठीक है, सेम चीज़ हमारी यहाँ भी आई है, तो ये दोनों मैच होने चाहिए क्योंकि हमारा मैट्रिक्स मेथड बना ही इस चीज़ को फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलो अब ठीक है, बेटर है। फाइनली हम लोग आएंगे जब के वाली टर्म पे, तो के वाली टर्म में आप ये राइट साइड वाले इमेजिनेशन को हटा सकते हो। आपको के में वापस इन दोनों को गायब करना है। आपको यहाँ लेफ्ट टू राइट पहले और फिर राइट टू लेफ्ट बाद में। ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और इन दोनों के सामने आपने लिख दिया के कैप, और इसको चेक कर लिया कि ये परफेक्ट है कि नहीं है। तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। एक फाइनल आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपसे पूछी जाए कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, तो कोलिनियरिटी के लिए आपको प्रॉपर तरीका तो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट करो। क्रॉस प्रोडक्ट से देखो कि उसका पैरेललोग्राम का एरिया 0 आ रहा है कि नहीं, जैसा मैंने पीछे भी लिखा है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर एरिया 0 है तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, राइट। बट यही बात है कि हर बार आप क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कर रहे हो, तो आप सिंपल तरीका लगाओ कोलिनियरिटी का, कि दोनों लाइंस के जो सारे के सारे रेशियोज हैं वो सेम आ जाने चाहिए। ए एक्स अपन बी एक्स, ए वाई अपन बी वाई, ए जेड अपन बी जेड। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको बोलता हूँ लैम्डा, तो हमको यहाँ पे मिलता है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी एक्स, है ना। ए वाई इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वाई। तो बेसिकली हमारा जो वेक्टर है ना, ए वेक्टर, वो सिंपली हो जाता है लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। तो ये चीज़ आपको प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना पड़ता है कि दोनों के सारे एक्स और वाई और जेड का रेशियो सेम है। ठीक है, चलो हो गया, चले आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द टिप ऑफ द वेक्टर्स। टिप ऑफ द वेक्टर्स का मतलब क्या है कि ये ए वेक्टर यहाँ से यहाँ, बी वेक्टर यहाँ और सी वेक्टर कुछ यहाँ जा रहा है। तो इनकी जो टिप है, इन टिप्स को पहले कनेक्ट करो और फिर ये जो ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, राइट। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ट्राइंगल बनने वाला है, इसको मैं थोड़ा सा 3D में इमेजिनेशन दे दूँ तो आप देखिए जो आपका ट्राइंगल बनेगा, एक वेक्टर आपका यहाँ लगा दिया मैंने, एक वेक्टर आपका यहाँ लगा दिया और एक वेक्टर मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ट्राइंगल जो आने वाला है वो इन तीनों के टिप्स को एज अ पॉइंट लेने वाला है। तो अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, तो हमको वेक्टर चाहिए ए बी, बी सी एंड ए सी। ये तीन वेक्टर्स जो हैं, ये तीन वेक्टर्स एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, फिर इस ट्राइंगल को हम इमेजिन करेंगे कि अगर एक नॉर्मल ट्राइंगल होता, यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल सा ट्राइंगल बनाऊं, तो इस ट्राइंगल में लेट्स से कि ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी। तो अगर मैं ए बी और ए सी को क्रॉस करता तो मुझे इसके पैरेललोग्राम का एरिया मिलता। उस एरिया का आधा क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया। तो ये हमारे स्टेप्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को भी मैं उठा के यहाँ साइड में रख देता हूँ और हम लोग इससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, और ए बी क्रॉस ए सी भी क्या है? वेक्टर है, पर हमको क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे इवेंचुअली मैग्नीट्यूड भी लगाओ। ओके, करें शुरू। अब सबसे पहले मैं ए बी फाइंड कर लेता हूँ। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। और इसको आप लिखना चाहो तो 4 माइनस 1 3 आई कैप माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 2 जे कैप प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा? प्लस 4 के कैप, है ना। सिमिलरली आप बी सी वेक्टर निकालो तो ये हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर और करो ज़रा 3i माइनस 4, तो ये बना माइनस का आई कैप माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3, ये क्या बनेगा जी? ये बन जाएगा प्लस का 2 जे कैप।
और +2 -1 ये बन जाएगा +1 k कैप। ठीक है, कोई गलती तो नहीं है? चेक कर लें एक बार। 4 -1 3 -3 ऑफ +1 -2 1 ऑफ -3 4। ठीक है, सारा ठीक है आई थिंक। अब हम आगे चल सकते हैं। अब लेट्स सी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है। तो आपने बनाया सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट, और छोटा सा ही बनाऊंगा, जगह हम लोग साइड में लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनकी वैल्यू। सबसे ऊपर क्या लिखना है? i j k। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? 3 -2 4 -1 +2 +1। किसी को डाउट तो नहीं है? सब समझ आ रहा है? चलिए, अब i लिखा यहाँ पे, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करना चाहते हैं। डिटर्मिनेंट को एक ट्राइंगल से भी शो किया जाता है। ठीक है, तो i लिखा, और i के लिए क्या करना है? आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड छुपानी है। -2 -8। ओके, तो -2 -8 i कैप आया। j कैप के लिए क्या करेंगे? j कैप के लिए पहले इमेजिनेशन लगाओ, और इमेजिनेशन में यहाँ पे लिखो i वाली टर्म्स। मैं यहाँ छोटी छोटी लिखना चाहूँगा। इधर आ जाएगा एक 3, और इधर आ जाएगा एक -1, और इधर आ जाएगा i। और इस इमेजिनेशन के बिना अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर उल्टा आता है। ठीक है, तो माइनस लगाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप एक हल्का सा स्टेप आगे चल लो। अब j के लिए देखो, 4 × -1 ये हो गया -4। अब इसको बड़ा कर देते हैं, -4, और -3 × 1 तो -3। फाइनली आप k कैप लिखोगे, और k कैप में आप क्या क्या लिखने वाले हो? 3 × 2 6 माइनस ऑफ -2 तो +2, और ये आ गया आपका k कैप। रिजल्ट देखो भाई, रिजल्ट क्या आया? -10 i कैप -7 j कैप +8 k कैप। ये आपका रिजल्ट आया। अब क्या ये काफ़ी है? नहीं, ये c वेक्टर मिला जिसने पैरेललोग्राम का एरिया बनाया। हमको क्या चाहिए? हमको हाफ ऑफ दिस वेक्टर्स मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाते हो तो आपको फाइनली स्टेप क्या करनी पड़ेगी? मैं यही लिख देता हूँ, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो सीधा हमने यहाँ पे हाफ लिखा और इसका मैग्नीट्यूड बनाया। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। कितना हो जाएगा? 200 + 13, तो 213 आया आपका। इसको आप लिख सकते हो √213/2, और इसको आप यहीं पे छोड़ दो, यूनिट स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया ट्रायंगल का। ठीक है, इस जगह को भी हम उठा लेते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि आपको एक बढ़िया सा हेक्सागन दिया हुआ है। हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया, हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया, पर इससे बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे कौन सा लॉ लगता है? इस लॉ का नाम होता है पॉलीगन लॉ। और बात सिर्फ वही है कि अगर आप एक स्टेप से दूसरी स्टेप पे गए, मैं आइडिया देता हूँ, अगर आप यहाँ से शुरू होके यहाँ गए और फिर यहाँ गए तो आप शॉर्टकट मार सकते थे, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर आप यहाँ पहुँचे और फिर आप यहाँ भी पहुँच गए, तो आप ये वाला शॉर्टकट भी तो मार सकते थे। बढ़िया। अगर आपने ये 4 बार कवर किया होता तो आप ये शॉर्टकट मार लेते, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने ये 5 बार किया होता तो आप ये शॉर्टकट मार देते, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने ये 6 बार किया होता तो आप घर ही बैठे रहते। ठीक है, पॉलीगन लॉ सिर्फ ये कहता है कि आप पॉलीगन में ऐड करते जाओ उसकी साइड्स, और वो साइड्स ऐड हो के आपके शुरुआत के टेल से लास्ट के हेड तक जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर का रिजल्ट, वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा भी उसी से रिलेटेड है। देखो, इफ द लेंथ ऑफ ईच वेक्टर इज 10 मीटर। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन आप यहाँ पे मान सकते हो क्योंकि सारी वेक्टर्स की लेंथ सेम बोल दी है। फाइंड द वेक्टर a + c + e। देखो, a + c + e, अब ये तीनों कनेक्टेड नहीं है, हमको इनको कनेक्टेड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? आपको पिक करके बाहर निकालना अलाउड है। ये कौन से वेक्टर्स होते हैं? ये फ्री वेक्टर्स हैं, तो आपको कोई ऐसे रोक टोक नहीं है कि इनको आप पिक नहीं कर सकते या कुछ। एक सेकेंड, अब ठीक है, चलिए, तो अब मैं इनको उठाना शुरू करता हूँ और इनकी हम लोग देखना शुरू करते हैं रिजल्टेंट। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ए वेक्टर को उठाया,
ए वेक्टर का यहाँ से एंगल कितना होगा बता सकते हो? आई थिंक ये वेक्टर जो है इसका एंगल 60 डिग्री आना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये आपका 60 डिग्री एंगल पे हो गया और ये 10 मीटर का है, ठीक। नेक्स्ट आपका सी वेक्टर है। सी वेक्टर तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल है, तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सी वेक्टर को, और ये भी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया, और इसकी लेंथ भी 10 है, ठीक है। चलो ये भी मैं सही लिख दूँ 10। फाइनली आपने ई वेक्टर उठाया। ई वेक्टर का अगर आप एक्सटेंशन देखो तो आपको पता चलेगा कि ये वेक्टर ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है। यहाँ से 60 डिग्री डाउनवर्ड्स है। तो आप किसी भी एक पॉइंट को लो और वहाँ से 60 डिग्री डाउनवर्ड बना दो, किसी भी पॉइंट को नहीं। इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं, हम टेल से हेड, फिर इस हेड से अगले की टेल, और फिर उसका हेड, और फिर हम लगाएंगे अगले की टेल। तो अगले की टेल मैंने यहाँ लगा दी और उसका हेड लगा दिया, तो वो 60 डिग्री पे एक परफेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देगा। ये मेरा डायग्राम परफेक्ट नहीं, पर ये परफेक्ट आना चाहिए। और ये परफेक्ट इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है, इसका आप रिजल्टेंट खुद ही देख सकते हो। आप वापस घूम के घर आ गए तो आपका रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। तो बेसिकली a प्लस सी प्लस ई क्या हो गया, 0 वेक्टर, ठीक है। इसको देखने का एक तरीका और है, और वो भी मैं बताना चाहूँगा, और ये चीज़ आपको याद भी रखनी है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल कराया कि जब आप 120 डिग्री पे सेम वेक्टर्स लगाते हैं, जैसे हमारा पहला वेक्टर जो था वो था इधर 60 डिग्री पे, है ना। दूसरा वेक्टर हमारा कहाँ था, सी वेक्टर, देखिए ज़रा, ये था बिल्कुल लेफ्ट जाता हुआ यहाँ से इधर, और तीसरा वेक्टर इधर ज़मीन से 60 डिग्री बनाते हुए। तो बेसिकली ये तीनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है, और तीनों वेक्टर्स बना रहे हैं 120 डिग्रीज का एंगल अपने बीच में। ये तीनों वेक्टर्स भी हमेशा ऐड होके 0 हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमेशा आपको फॉलो करना है कि अगर तीनों वेक्टर्स सेम लेंथ के हैं तो ये 0 हो जाएंगे। एक और चीज़ आप याद रख सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स 1 और 2, ये दोनों वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पे सेम लेंथ के बैठते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो एग्जैक्टली कहाँ आता है, इनके बीच में 60 डिग्री पे सेम लेंथ का। एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल। आपको 120 डिग्रीज पे जब दो वेक्टर्स मिलें, आप उनका रिजल्टेंट उनके बिल्कुल बीच में 60 डिग्री पे बनाओ, और कितना बनाओ, उसी यूनिट का जिस यूनिट का ये अपनी वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पे आप बोल सकते थे कि इन दोनों वेक्टर्स जो कि 120 पे, इनका रिजल्टेंट इतना ही यहाँ आएगा, ऑलरेडी एक वेक्टर यहाँ पड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ठीक। चलो बहुत हो गई, आगे चलें। a प्लस बी प्लस सी करें, तो मैं इस डायग्राम में ही देख लेता हूँ भाई, ज़्यादा मुश्किल तो होना ही चाहिए। a प्लस बी प्लस सी, बेसिकली हमको ये वाला वेक्टर फाइंड करना है। इस वेक्टर की लेंथ और एंगल बता दो तो आपका काम खत्म हो जाएगा। लेंथ कैसे बताएं भाई, आपको यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप एक पॉलीगन बनाओ, एक हेक्सागन हम बनाते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा बना लेते हैं। और इस हेक्सागन में आप इसको कितने ट्राइंगल्स में तोड़ सकते हो, तो ये जवाब है 6 ट्राइंगल्स में, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में। आपका ए वेक्टर कौन सा है, ये वाला, बी वेक्टर है आपका ये वाला, और सी वेक्टर है आपका ये वाला, सही बात है। आपको बेसिकली फाइंड करनी है कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल सी बात है, सारे ट्राइंगल्स तो इक्विलेटरल हैं, तो जितनी साइड ये है उतनी साइड ये भी है, जितनी साइड ये है उतनी साइड ये भी है, सारी साइड सेम ही तो हैं। हर एक के ऊपर मैं 10 लिख दूँ तो भी कोई गलत चीज़ नहीं है, सही बात है ना। ये सब 10-10 लेंथ के हैं, तो बेसिकली आपकी ये लेंथ कितनी हुई भाई, ये लेंथ 20 हो गई। एंगल बता दो अब मेरे को, एंगल क्या है। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 है, अगर ये भी एक इक्विलेटरल है तो ये भी 60 है। तो आपका वेक्टर क्या बन गया, आपका वेक्टर सिंपली बन गया 20 मीटर 120 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। खत्म बात। इसका कॉम्पोनेंट फॉर्म बनाए, एक बना लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने किया नहीं है इसका प्रैक्टिस। तो अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट फॉर्म बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 20 cos 120 आई क्या प्लस 20 sin 120 जे क्या, ठीक है। 20 इंटू cos 120, cos 120 की वैल्यू बताओ, तो cos 120 होना चाहिए माइनस का 1/2, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए और इनको याद करना बहुत ज़रूरी भी है। तो 20 इंटू माइनस का 1/2 आई कैप लिखा,
साइन 120 हो जाएगा प्लस ऑफ √3/2, तो यहाँ पे लिखा 20 इंटू √3/2 जे कैप, और नीचे हमने आंसर लिख दिया -10 प्लस 10√3 जे कैप। ये हमारा वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आई बात समझ? ये चेक कर लो आराम से, ठीक है ना। लास्ट आपसे पूछा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और वापस हम इसी डायग्राम पे आते हैं। इस बार आपका ए वेक्टर यहाँ, बी वेक्टर यहाँ, आपका रिजल्टेंट जो है वो ये होने वाला है, ठीक है। एक चीज़ तो देख के पता चल रही है कि ये रिजल्टेंट जो है बिल्कुल वर्टिकली ऊपर जा रहा होगा, तो सिर्फ जे कैप में आंसर आएगा। बहुत ही अच्छी बात है, हमने यहाँ पे दिमाग लगाया और हमने बोला कि आंसर जे कैप में है, अब खाली लेंथ पता चल जाए। तो लेंथ कैसे पता चलेगी? तो देखो भाई, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की ये साइड 10 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी? कैसे बताओ, कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ कर लूँ इसको जगह बना के, इधर एक डब्बा बना लेते हैं अपन, ठीक है। और इस डब्बे में अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल बनाने की, तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ये साइड आपको पता है 10, ये साइड 10 है, तो ये वर्टिकल कैसे निकालोगे? ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वर्टिकल लेंथ कितनी हो गई? ये हो जाएगी 10 sin 60 विच इज इक्वल टू 10√3/2 विच इज इक्वल टू 5√3, ठीक है। बट हमको यहाँ पे कितनी लेंथ चाहिए? हमको दो ट्राइंगल्स की लेंथ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। तो 5√3 प्लस 5√3 कितना हो गया? 10√3। तो आपका आंसर आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5√3 इंटू जे कैप। आपका आंसर आ गया 10√3 जे कैप। खत्म का, ठीक है जी। इस तरीके से आप निकालते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन कराया है। काफ़ी सारे इसमें एग्जांपल्स क्लियर हो गए, काफ़ी सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको समझ में आती है ना। चलो, अब लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पेज है आज का। आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक स्पेशल टर्म है, एक स्पेशल कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन आप करते हैं A.B × C लगा के, A.B × C लगा के, ठीक है। और A.B × C में आप बोलते हैं कि जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो A cos थीटा करना पड़ेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो BC sin थीटा करना पड़ेगा। अब ये जो थीटा है, ये थीटा कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप A को किसी से डॉट कर रहे हो तो आपको, अच्छा मैंने यहाँ उल्टा भी लिख दिया शायद, है ना। ये मैंने उल्टा लिखा है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ फिर आपको बताना शुरू करता हूँ। इसको पहले यहाँ फाई करो, इसको यहाँ पे थीटा करो। अब देखो, जब आप B × C बोलोगे तो आपको चाहिए B और C के बीच में क्रॉस करो, तो BC sin थीटा, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। जब आप BC sin थीटा करते हो तो आपको एक वेक्टर मिलता है। वो वेक्टर कहाँ पे होता है? वो B और C के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, और ये वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है इस स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन से A कितना एंगल बनाता है उसका वैल्यू है फाई। A कैन बी एनी वेक्टर ऑब्वियसली। ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैरेललोपाइड, ठीक है। ये 3D पैरेललोग्राम हो गया। इस पैरेललोपाइड का जो ग्राउंड एरिया है, ये ग्राउंड एरिया आपको कौन बताएगा? ये बताएगा B × C, तो वो ये वाला वेक्टर हो गया। अब B × C को जब आप A से मल्टीप्लाई करोगे, एक cos थीटा से स्पेसिफिकली, तो आप बोल रहे हो कि भाई तुम्हारा यहाँ पे कितना लेंथ है ये बता दो। तो आपने बेसिकली इस वेक्टर को, इस एरिया को इसके एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मिलेगा? ये हो गया एल्टीट्यूड, ये हो गया एरिया, आपको यहाँ पे मिल गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का काम है, तीन वेक्टर्स के बीच में एनक्लोज्ड पैरेललोपाइड का वॉल्यूम बताना। अब अगर यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट लगाते हैं और आपका वैल्यू 0 आ जाता है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे, तभी ये 0 आ रहा है, वरना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ही 0 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। सिमिलरली अगर मैंने 4 पॉइंट्स दिए, जैसे हमने पीछे ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स लिए थे, तो आपको यहाँ पे A, B, B, C और C, D में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाना है। यहाँ पे आप एक डॉट लगाएं और इससे आपका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आपकी 0 कर दोगे, तो आप बोल सकते हो कि ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है, ठीक। अच्छा, अब वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम निकालने के और भी तरीके होंगे। आप यहाँ पे A.B × C की जगह B.C × A करो, तो क्या होगा? B
सी क्रॉस ए करो और उसको बी से मल्टीप्लाई करो डॉट से, तो भी आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। बस इस बार इस एरिया को आपने इस एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर आप सी डॉट ए क्रॉस बी करते हो तो यहाँ पे सी है और आपका ये जो फ्रंट एरिया है ए क्रॉस बी वाला, इस एरिया को आप यहाँ के एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सेम वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों तरीके से वॉल्यूम देख सकते हो। तो बेसिकली दीज थ्री टर्म्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। और इसको सिंपली समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पूरे सॉल्यूशन के लिए एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। और मैट्रिक्स सॉल्व करना तो आसान होता ही है, आपको आता ही है। आपने इसको टर्म को लिखा, यहाँ पे इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लिखा, फिर इस टर्म को लिखा, फिर यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव लिखा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा bx cx, है ना। सिमिलरली फिर आपने ये टर्म लिखी और उसमें इनको मल्टीप्लाई किया। मैंने उल्टा बना दिया है, आपको ये पहले और फिर ये बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज़ें आप करके देखो इन तीन वेक्टर्स पे, और ये जो आपका डिटर्मिनेंट है उसका सॉल्यूशन निकालो, +94 आना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर खत्म। पैरेललोपाइड में आपको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या बताता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर इस पॉइंट पे खत्म होता है। ये एक एग्जाम्पल काफ़ी होगा और ये भी आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। कहीं भी आपको दिक्कत आती है, कहीं भी आप अटकते हो, आप एक बार वापस जाके एक बार रीड करो, आपको हो सकता है क्लियर हो जाए, क्योंकि आपका ध्यान मिस हुआ होगा। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो यू कैन व्हाट्सएप अस।